गीता, वेद, उपनिषद ये धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा हैं। द्वैतवाद, अगर हम दर्शन की बात करें फिलोसफी की, तो फिलोसफी में माना जाता है कि एक मैटर है और एक हमारी चेतना जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद युवा में मैं विजय कदम आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे, सभी आनंदमय होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कमाल के व्यक्ति की परिकल्पना जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन से रिलेटेड है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें शायद सब लोग भूल गए हैं। और हमारे समाज में, खासकर भारतीय समाज में तो ये होता ही है कि बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं, अफवाहें जल्दी फैलती हैं और अच्छी चीज़ों को लोग शेयर नहीं करते। ये होता है हमारे समाज में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक महान दार्शनिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं, चैम्बरलिन, जिनकी परिकल्पना जो कि ग्रहाणु परिकल्पना या फिर प्लानिटेसिमल परिकल्पना के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में हम समझें। ये जो दार्शनिक हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उन मूलभूत प्रश्नों को सुलझाने में जिन्हें लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये था कि दुनिया कैसे बनी। उसी का एक जवाब मैं आज आपको दूंगा कि दुनिया कैसे बनी है, कैसे एग्जिस्ट करती है, डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम इतने सुंदर सुंदर महासागर देखते हैं, हमारे चारों तरफ की प्रकृति देखते हैं, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, भले आप लाइक शेयर कुछ करो ना करो, ठीक है, मज़ा आएगा। देखो, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि प्रकृति और एक परा प्रकृति, यानी कि एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत रियलिस्टिक वर्ल्ड है, जबकि हमारा भौतिक जगत उसकी परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, फिर इसके बाद परमेश्वर के जो लोक हैं, इसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। हम देखें तो कई उपनिषदों में ये बताया गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वेस्टर्न फिलोसफर्स की ज़्यादा बात करते हैं या फिर जो वेस्टर्न विचारक हैं उनकी ज़्यादा बात करते हैं, हमारे गीता, वेद, उपनिषदों की बात नहीं करते। तो देखो, गीता, वेद, उपनिषद ये धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा हैं। इन पर कुछ बोलने से पहले हमें इनकी जो बाउंड्री है कि इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, कि आप किसी चीज़ को गलत नहीं ठहरा सकते, इस बाउंड्री में बंध कर बात करनी होती है। तो हम रेफरेंस लेते हैं उस चीज़ का, लेकिन उस चीज़ को हम ज़्यादा कोट नहीं कर सकते। इसलिए हम उन विचारकों, उन साइंटिस्टों का सहारा लेकर बात करते हैं जो ये कहते हैं कि जब तक कोई नई थ्योरी प्रूव ना हो जाए तब तक इसे सही माना जाए, ठीक है। तो गीता, वेद, इनकी भी बात करेंगे, लेकिन उनकी एक बाउंड्री है। उपनिषदों की एक बाउंड्री है, कुरान की एक बाउंड्री है, बाइबल की एक बाउंड्री है, जिसके बाहर हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि जो उसमें ना हो। लेकिन किसी साइंटिस्ट की परिकल्पना में, किसी दार्शनिक के तर्कों में हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि उसके तर्कों से हमें ज़्यादा एक्सप्लेन होता नज़र आ रहा है, ठीक। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि चैम्बरलिन कैसे इस मूलभूत प्रश्न दुनिया कैसे बनी इस पर सोचते हैं। मैंने वीडियो बनाया था और मूलभूत प्रश्नों की बात की थी। उसी मूलभूत प्रश्न के सबसे बड़े क्वेश्चन का ये मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, और ये केवल एक आंसर है। ऐसे हमारे पास लाखों आंसर्स हैं और कुछ भी अंतिम नहीं है। ये भी लास्ट आंसर नहीं है चैम्बरलिन। इनकी परिकल्पना को आगे चलकर कुछ साइंटिस्ट और दार्शनिक फेल कर देते हैं कि नहीं, आपने जो सोचा है वो गलत है, थोड़ा और क्रिएटिव सोचो। तो आप सोचेंगे कि यार हमारे पास तो बिग बैंग भी है, हमारे पास तो भगवत गीता भी है, हमारे पास उपनिषद भी हैं और
अभी तो स्ट्रिंग्स थ्योरी तक हम पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम पहुंच चुके हैं, तो हम इनको क्यों समझें, चेम्बरलिन को। तो देखो, हमें उन व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, मैंने आपसे शुरू में भी कहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया इस सवाल के जवाब के लिए कि दुनिया कैसे बनी। ये कितने महान व्यक्ति होंगे जो केवल इस सवाल पर अटक कर अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें भूलना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शेयर करो, ऐसे व्यक्तियों को पढ़ो। हम गलत चीज़ों को बहुत जल्दी शेयर करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं खुद देखकर, है ना। तो दुनिया कैसे बनी, इसी का एक वैज्ञानिक जवाब है, दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के जवाब हैं ये जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, इसके बारे में हमें बताया था चेम्बरलिन ने, और उनकी इस परिकल्पना को ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। ठीक, इसे प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप थोड़ा सा आकर्षण के नियम को समझो। मैं यहां पर गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आकर्षण की बात कर रहा हूं। देखो, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है गुरुत्व, यानी कि हमारी पृथ्वी का आकर्षण। जब हम पृथ्वी से बियॉन्ड बात करते हैं, किसी और प्लेनेट की, किसी और आकाशगंगा की, या फिर किसी और बड़े पत्थर की बात कर लें कि उसका आकर्षण क्या है, उसका एट्रैक्शन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो हमें गुरुत्व नहीं लगाना चाहिए, हमें केवल यहाँ पर अट्रैक्शन की बात करनी चाहिए, आकर्षण की बात करनी चाहिए। क्योंकि जो गुरुत्व शब्द है वो पृथ्वी के लिए यूज होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो मंगल का गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्व तो पृथ्वी को कहा जाता है, ये किसी और ग्रह के लिए शब्द यूज नहीं होता, इसलिए आकर्षण शब्द यूज किया जाता है। आकर्षण का नियम ये कहता है कि हर तत्व, हर अणु, परमाणु, हर द्रव हो, गैस हो, कोई भी प्रकार का मैटर हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लगातार कर रहे हैं। मैं हूँ, आप हैं, हमारे बीच में भी आकर्षण है। मैं हूँ, ये बोर्ड है, इसके बीच में भी आकर्षण है। आकर्षण लगातार रहता है, ये आकर्षण का नियम है, ठीक है। लेकिन ये जो आकर्षण है ये बहुत कम होता है, इसलिए इसे नगण्य माना जाता है और इसे हम उपेक्षित कर देते हैं कि ठीक है, इतना सा आकर्षण है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब दो बड़े बड़े प्लैनेट्स का आकर्षण होता है, जैसे ये हमारा समुद्र है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा इस पर फोर्स लगाता है तो यहाँ से पानी ऊपर जाता है और जो ज्वार बनते हैं, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, वो क्या है, इस चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव है। तो बड़े बड़े ग्रहों पे, बड़े बड़े स्टार्स पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा ये आकर्षण बल होता है। लेकिन जो छोटी वस्तुएं हैं, जैसे मैं हूँ या फिर एक बड़ा पत्थर भी ले लें, तो उसके और मेरे बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इसे Gm/r², एक बड़ा एम है, एक छोटा एम है, इससे डिनोट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू ये होता है, एफ लिखते हैं यहाँ, है ना। ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। एम क्या है, एक पदार्थ जो हमारे सामने है, एक जो अपन खुद हैं, और r² दोनों के बीच के दूरी का वर्ग। तो ये आकर्षण का नियम होता है, इसको आप समझें, है ना। इसके बाद आप समझें कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या है। इस पर मुझे कम से कम 2 घंटे का पूरा वीडियो बनाना है। मैं एक पूरे वीडियो में पश्चिमी से लेके इंडिया, चाइना, जितने दार्शनिक हैं, सबके जो मत हैं अद्वैतवाद और द्वैतवाद परिकल्पना को लेकर, उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो, थोड़ा सा समझो कि डुअलिज्म क्या होता है। और मोनोनिज्म, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम ये परिकल्पना को समझेंगे। डुअलिज्म को हम
पेन भी नहीं चल रहा है। द्वैतवाद कहते हैं, और मोनोनिज्म को हम अद्वैतवाद या फिर एकवाद, या फिर इसे हम एक तारक, एक पदार्थ, इन सभी नाम से भी जानते हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद ये पॉलिटिक्स में भी चलता है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद ये दर्शन शास्त्र में भी चलता है, नीति शास्त्र में भी चलता है, और हमारे जियोग्राफी में भी चलता है, हाइपोथेसिस में भी चलता है, साइंस में भी चलता है। यहाँ पर द्वैतवाद का मतलब क्या होता है इसको समझो। कोई भी दो चीज़ों से निर्मित, दो चीज़ों से बना हुआ, दो चीज़ों से टूटा हुआ, ये द्वैतवाद का सीधा सा मतलब है कि दो चीज़ें होंगी। अद्वैतवाद का मतलब है केवल एक पदार्थ हो या फिर विचारधारा हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, केवल एक हो। द्वैतवाद, अगर हम दर्शन की बात करें, फिलोसफी की, तो फिलोसफी में माना जाता है कि एक मैटर है और एक हमारी चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, इन दो से मनुष्य और दुनिया भर की सारी चीज़ बनती है। ठीक, पॉलिटिक्स में अलग रोल है, जियोग्राफी में अलग रोल है। अद्वैतवाद में क्या होता है, अद्वैतवाद में किसी एक मैटर से दुनिया को बना माना जाता है, किसी एक मैटर से मनुष्य बना है, ये माना जाता है। ये होता है द्वैतवाद, ये होता है अद्वैतवाद। अगर हम इंडिया में बात करें द्वैतवाद की, तो शंकराचार्य तो अद्वैतवादी हैं। ज़्यादा कुछ लोग ऐसे मिलते नहीं हैं जो द्वैतवाद में विश्वास करते हों। ज़्यादातर दार्शनिक यही मानते हैं कि अद्वैतवाद चलता है इंडिया में। अगर हम पश्चिम की बात करें तो डेकार्ट हैं। इसके अलावा स्पिनोजा की थोड़ी सी फिलोसफी द्वैतवादी है। और एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें तो उनमें हमारे थेल्स हैं, परमेनाइट्स हैं, हेराक्लिटस हैं। और अद्वैतवाद की बात कर रहा हूँ मैं, द्वैतवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अद्वैतवाद में हेराक्लिटस हैं, परमेनाइट्स हैं, थेल्स हैं। द्वैतवाद में डेकार्ट हैं, और भी कई सारे दार्शनिक हैं, लेकिन ये इतने लोग फेमस हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया कि डुअलिज्म क्या होता है। थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस दिया है, बाकी आप गूगल पे जाके सर्च करना, पूरा पढ़ना, और फिर मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही। और मोनोनिज्म, अद्वैतवाद क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको परिकल्पना की तरफ ले चलता हूँ। 5 मिनट की परिकल्पना है समझने की, पर यह है कि मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप सोचें कि कितने महान लोग होंगे वो, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कि दुनिया कैसे बनी अपना जीवन निकाल दिया। और कितने महान विचार रहे होंगे उनके कि वो इतना सोच पाए, और स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है आज तो बिग बैंग है, बिग बैंग को अभी हम मान रहे हैं कि ठीक है, बिग बैंग के हिसाब से दुनिया बनी है। हो सकता है 50 साल बाद वो भी फेल हो जाए, है ना। तो चलते हैं हम। देखो, मैंने आपको कांट और लाप्लास के बारे में बताया था, और आज मैं आपको बता रहा हूं चेम्बरलिन के बारे में। देखो, कांट जो थे वो अद्वैतवाद की विचारधारा से संबंधित थे। कांट की जो परिकल्पना थी उसको मैंने पढ़ाया है पहले। लाप्लास की बात करें तो उन्होंने इसी को थोड़ा सा और संशोधित करके उसमें थोड़ा सा अपना दर्शन मिला के, विचार मिला के जो परिकल्पना दी थी उसे लाप्लास की परिकल्पना कहा जाता था, है ना। ये इनकी परिकल्पना हो गई। इसके बाद चेम्बरलिन साहब आए तो इन्होंने द्वैतवादी परिकल्पना की शुरुआत की। ये अद्वैतवादी हैं, ये भी, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं, मोनिस्ट हैं। और ये जो हैं ये द्वैतवादी हैं। आज से हम जो भी परिकल्पना पढ़ेंगे एक एक करके वो द्वैतवादी होंगी, क्योंकि अद्वैतवाद में इतने ही लोग हैं। और इससे पहले के लोगों की बात मैंने अभी की नहीं है, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे करूंगा, ठीक। तो चेम्बरलिन का क्या कहना था, इनको समझते हैं। चेम्बरलिन का ये कहना था कि जब जो स्टार्ट हो रहा था यूनिवर्स का क्रिएशन, तो कैसे स्टार्ट हो रहा था। एक सूर्य था, इनने माना था केवल सूर्य था, ये भी मानते थे केवल सूर्य था। इनने माना कि एक सूर्य था और एक इससे बहुत बड़ा सूर्य, अगर इतना सा है तो ये इतना बड़ा एक विशालकाय तारा था। इसलिए इनकी परिकल्पना को
एक तारक परिकल्पना की जगह पर हम द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। इतना आपको समझना चाहिए कि एक सूर्य है, एक विशालकाय तारा है, क्योंकि इनकी परिकल्पना जो है वो साइंस के नियमों पे खरी नहीं उतर रही थी, है ना, तो इसको फेल कर दिया था। तो एक सूर्य है जो इतना सा है और एक विशालकाय तारा है। ये सूर्य जो मैंने इतना सा बनाया है, ये जो आज का सूर्य आप देख रहे हैं इससे भी कई गुना बड़ा है, क्योंकि सूर्य हर समय कम होता जा रहा है और हमारा सौर मंडल लगभग 480 करोड़ साल पहले बना है। तो सोचो सूर्य जब कितना बड़ा होगा और आज कितना सा बचा है और अभी भी कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है। मैंने छोटा सा पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसको बड़ा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये सूर्य है और ये पूरा विशालकाय तारा है ना, ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, सूर्य के पास आता गया ये जो बड़ा वाला तारा है। चेम्बरलिन कह रहे हैं कि पहले एक सूर्य था, एक बहुत बड़ा विशालकाय तारा था, और सूर्य जो था वो कठोर था। कैसा था? सॉलिड। तो ये जो बड़ा वाला तारा है इसके पास आता जा रहा था और ये ऐसे आ रहा था कि इसके आने का जो रास्ता है वो सूर्य के पास से ऐसा निकलता है, ऐसा ऐसा होके और ऐसा दूर निकल गया। मतलब ये सूर्य से टकराया नहीं। ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया क्योंकि आपका अभी एक क्वेश्चन होने वाला है जब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। तो ये इसके पास आ रहा है, सूर्य के पास। ये सूर्य है, ये बड़ा वाला तारा है, इसके पास आ रहा है और ऐसे आ रहा है कि ऐसे घूम के ये इसके पास से ऐसा निकल जाएगा। ठीक, तो जब ये इसके पास आया तो इसके अट्रैक्शन से, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ ये जो धरातल पे कण थे ये सूर्य से बाहर आने लगे। क्यों? आकर्षण है। तो ये बाहर आए तो इसमें कुछ तो बहुत बड़े थे ऐसे और कुछ छोटे छोटे थे ऐसे। ये चेम्बरलिन ने कहा। ठीक, कैसे आए? अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक, तो ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद चेम्बरलिन ने कहा कि ये जो बड़े वाले पदार्थ हैं, ये जो बड़े वाले टुकड़े हैं, ये ग्रह अणु हैं जिन्हें प्लानेटेसिमल कहा जाता है ये। और इनने इन छोटे वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आज हम जो पृथ्वी के इसकी बात करते हैं, पृथ्वी के सेंटर की, तो सेंटर जो है वो यही है, ऐसा चेम्बरलिन का मानना था। सेंटर ये, इनने इनको अपनी तरफ ऐसा खींचना शुरू कर दिया। अब बहुत से लोगों का सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई ये जो पास में आया इसने पदार्थों को सूर्य से निकालना शुरू कर दिया। सूर्य कठोर है, तो जब ये जा रहा था तो इसने पदार्थों को अपने साथ लेके क्यों नहीं चला गया? इसको तो पूरा चिपका लेना था अपने में। तो मैंने इसलिए आपको ऐसा बताया है क्योंकि चेम्बरलिन ने ऐसा बोला है कि ये इसके पास से ऐसा निकल के और सीधा चला गया। ये सूर्य है, ये सूर्य के पास ऐसे आया, इसने उसके पदार्थों को ऊपर खींचा, खुद निकल गया। तो जैसे ये दूर निकला तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ और ये वहीं के वहीं रह गए। कुछ का ये कहना हो सकता है कि सूर्य ने नहीं खींचा। तो चेम्बरलिन ने बोला कि भैया मान लो ना कि इनने खींचा, नहीं तो तुम अपनी परिकल्पना खुद बना लो। उसने कहा कि जब मैं बता रहा हूं तो मेरी समझो ना भाई बात को। तो उसने क्या किया कि इन बड़े वाले अणुओं को ग्रह अणु मान लिया, प्लानेटेसिमल मान लिया कि इनसे ही ग्रह बने हैं। इनने इनको अपनी तरफ खींचा क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, और खींचने के बाद ये चिपक गए और बहुत बड़े आकार में थे तो बहुत बड़े बड़े ग्रह बन गए। अब
ऐसे करके ये पूरे 9 ग्रह बन गए। धीरे 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 इनने पूरे अणुओं को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करके पूरे कितने 9 ग्रह बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रह बन गए। इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है। ये सौरमंडल की ये बात कर रहे हैं। कैसे बने? ये जो बड़ा वाला विशालकाय तारा है सूर्य के पास आया, इसने सूर्य के धरातल से, सूर्य के सरफेस से कुछ अणुओं को अपनी तरफ खींचा जो सूर्य से अलग हो गए। तारा अपना काम करके निकल गया। फिर ये जो बड़े बड़े अणु थे इन्होंने इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे वाले कणों को, और ऐसे करके ये ठोस क्या बन गए? ये ग्रह बन गए। ये बन गया प्लेनेट। ये कहा चैम्बरलिन ने। चैम्बरलिन ने यह भी बोला कि इस परिकल्पना से हम ऊष्मा के जन्म, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन इसको समझ सकते हैं, और जो महासागर बने हैं इसको भी समझ सकते हैं। कैसे बने हैं ये मैं अभी आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक। तो यहां पर इन्होंने कहा कि सूर्य कठोर था, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि सूर्य जो है हीलियम, हाइड्रोजन, इन गैसों से बना है। और ऐसा क्या हो गया कि सूर्य कठोर से एकदम गैस बन गया? यहां पर जो ग्रह हैं आपने कहा कि ये अलग अलग प्रोसेस से बने हैं। ये इनने इनको खींचा ऐसे बन गए, ये इनने कुछ अणुओं को खींचा ऐसे बन गए। तो 9 ही क्यों बने? क्या 9 ही पत्थर निकले थे? और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला आप कह रहे हो जो कण है, जो पदार्थ है, ये आज के साइंस के हिसाब से जो हमारा सेंटर है पृथ्वी का, वो तो पिघला हुआ है, प्लास्टिक जैसा है। तो ये ठोस कहाँ से हो सकता है? ये तो ऐसे करके फिर इसको फेल कर दिया गया। तो चैम्बरलिन ने बोला कि अभी जितना मैंने बताया है उसको तो समझो। 1904 में बता रहे हैं। इसके बाद कांट ने 1755 के आसपास बताया था, और 1795 के आसपास लाप्लास ने बताया था। तो सोचो 200 साल तक, लगभग 200 नहीं 120 130 इतने साल तक किसकी परिकल्पना चली? लाप्लास की। मतलब 100 साल तक देख लो आप। और 1904 में अब चैम्बरलिन बता रहे हैं। तो ये परिकल्पना भी काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। इसके बाद हमारी बिग बैंग और दुनिया भर की हाइपोथेसिस हमारे सामने आएंगे, है ना। अब समझो कि ऊष्मा कैसे बनी। चैम्बरलिन ने इसका जवाब दिया। ऊष्मा कैसे बनी? जब ये जो ग्रह अणु थे, ये वाले अणु, जब ये इनको खींच रहे थे, छोटे छोटे वाले जो अणु इनको खींच रहे थे, तो इनके खिंचाव के कारण इनमें टक्करें हुई। ये खींच रहा है भाई, तो ये सारे जाएंगे इसकी तरफ, तो टक्करें हुई, और टक्करें हुई तो ऊष्मा निकली। टक्कर होने से पदार्थ गर्म हुआ, ऊष्मा निकली। ये एनर्जी का बता दिया इन्होंने। तो वायुमंडल कैसे बना? तो वायुमंडल बनने के इन्होंने 2 कारण बताए कि वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर, इसका एक इंटरनल, आंतरिक, और एक एक्सटर्नल, 2 कारण हैं। आंतरिक कारण और बाह्य कारण। बाह्य कारण ये है जो यहाँ पर छोटे 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 जो अणु थे, जैसे हम देखें तो हमारे वायुमंडल में सारी गैसें हैं, और कुछ तत्व भी पाए जाते हैं, धूलकण भी पाए जाते हैं। तो धूलकण कहाँ से आए हैं? ये बाहर वाले से आए हैं। गैसें कहाँ से आई हैं? ये आई हैं ज्वालामुखी विस्फोट से। कि ज्वालामुखी बड़े बड़े फटे, उनमें से ऑक्सीजन जैसी, नाइट्रोजन जैसी गैसें निकली बाहर। ये किसने कहा? चैम्बरलिन ने कहा। अब महासागर कैसे बने? वायुमंडल है तो उसमें जल वाष्प भी होता है, मॉइस्चर। जब आप एक काम करना, कभी एक बाल्टी लेना और उसमें हवा भरना, और उसको इतना कंप्रेस करना, इतना कंप्रेस करना, बाल्टी में संभव नहीं है, वैक्यूम लेना कुछ ऐसा जिसमें कंप्रेस कर सके। कंप्रेस करोगे तो उसमें कुछ 4% के आसपास पानी निकलेगा। और ये 4% पानी क्या है? जल वाष्प है। ये कैसे बनता है? जब
सेचुरेशन पॉइंट, अगर आप थोड़ा बहुत कभी मौसम के बारे में पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा। एक अवस्था होती है जिसे संपृक्त अवस्था कहा जाता है। संपृक्त अवस्था में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके पास आकर जल वाष्प जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक होता है ओसांक, जहां पर ओस और बर्फ की बात होती है। ठीक, हिमांक, ओसांक, इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, मैं बता दूंगा फिर। अभी इतना समझ लो कि जल वाष्प कितनी होती है, 4%, जो कंसंट्रेट होके और बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होके पानी में बदल जाती है। ऐसे बहुत दिनों तक पानी गिरा तो ज्वालामुखी से जो गड्ढे हुए थे उनके माध्यम से ये धरती के नीचे गया और ये धरती के नीचे भरा गया। और जब इनका स्तर बहुत हाई हो गया तो हम देखें महासागर बन गए। और ये जो पानी गिरा है ना, ये करोड़ों साल तक गिरा है। ये जो ऊष्मा निकली है ये लाखों साल तक निकली है। ये वायुमंडल बनने में जो टाइम लगा है लाखों साल का टाइम लगा है। ये बनने में जो टाइम लगा है ना, ग्रह लाखों करोड़ों साल का टाइम लगा है। फ्री में नहीं बने हैं सब, है ना। तो ऐसे ये बना है। और ये जो बचा वाला है ये वर्तमान सूर्य है। ये किसने कहा, चैम्बरलिन ने कहा। एक बार वो समझ लो, सूर्य है, ये पूरा इसके पास आया, कुछ धरातल से कण बाहर निकले, बड़े वालों ने छोटे वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये बड़े आकार के हो गए, ग्रह बन गए। ग्रह बने तो ऊष्मा निकली कैसे, टक्करों से। टक्कर हुई तो ऊष्मा निकली, दबाव बना तो ऊष्मा हुई उत्पन्न। वायुमंडल बना, कैसे बना, आंतरिक और बाह्य कारण। आंतरिक में क्या है, ज्वालामुखी पृथ्वी के खुद के गर्त से जो है बहुत ज़्यादा गैसें निकली। और बाह्य कारण क्या है, धूलकण। ठीक, तो ये वायुमंडल ऐसे बना है। महासागर कैसे बने, 4% जो जलवाष्प है, उस समय हो सकता है 10% रही हो, 20% रही हो, आज कम हो गई हो। तो ये जो 4% आज के हिसाब से जलवाष्प है, ये हवा में रहती है, जो संपृक्त अवस्था के पास आकर एक सेचुरेशन पॉइंट होता है जिसके पास आकर ये जल में बदल जाती है। तो ऐसे करके लाखों करोड़ों साल तक पानी गिरा है, उसके बाद महासागर बने हैं। बरसात हुई है, वृष्टि, जियोग्राफी में बरसात को वृष्टि कहा जाता है। तो ऐसे करके हमारा ये जो सौरमंडल है उसका जन्म हुआ है। कमियां क्या है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, वो तरल अवस्था में है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी अपने जन्म के समय तरल अवस्था में थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पृथ्वी ठोस नहीं हो सकती प्रारंभ में, सूर्य भी ठोस नहीं हो सकता। इसके बाद ये कह सकते हैं हम कि क्या कह सकते हैं, 9 ग्रह क्यों बने ये कह सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डीपली समझें तो समझ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी एक बेसिक समझ के लिए इतना काफ़ी है। ये था चैम्बरलिन का सिद्धांत कि कैसे दुनिया बनी है। ये एक आंसर है कि पृथ्वी, सौरमंडल और हमारे यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ होगा। क्या होता है ना कि हम देखो खून इतना सा लेते हैं और इतने खून से पूरे शरीर की बीमारी और पूरे खून का अंदाजा हमें लग जाता है। तो अगर हम इसको समझ लें तो हम पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन को समझ सकते हैं। देखो, दार्शनिकों का अपना अलग तर्क होता है, धर्म का अपना अलग तर्क होता है, साइंस के अपने अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम तीनों को समझें। तो ये साइंस, दर्शन और एक्सपेरिमेंट्स सारी बातें हैं इस सिद्धांत में जो मैंने आपको समझाई। इसके बाद मैं आपको और कुछ बताऊंगा खास। भगवत गीता की बात करेंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, उनके हिसाब से समझेंगे। कुरान की बात करेंगे, कुरान में कैसे जो यूनिवर्स के क्रिएशन की बात की गई है, बाइबल में क्या कहा गया है। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मेरी तरफ से, स्वतंत्रता दिवस है ना 15 अगस्त को, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से ये अनुरोध है कि प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार का साथ दें, खुश रहें और खेत चैनल को सब्सक्राइब करें।